हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय एवं उनका निबंध का सार, यानी अशोक के फूल जो उनका निबंध है उसका हम सारांश बताएंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपकी निबंध निकष नामक कहानी से लिया गया है। तो सबसे पहले यानी अशोक के फूल नामक निबंध को समझने से पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य का मरम मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन चिंतक आलोचकों में से हैं जिन्होंने साहित्य की नई मान्यताओं पर बल दिया। मनुष्यता को ऊर्ध्वगामी बनाने की शक्ति उनके साहित्य में है। वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं और मानवता के उन्नयन को ही स्वोद्देश्य साहित्य की एकमात्र कसौटी सिद्ध करते हैं। मनुष्य को समाज की अक्षय निधि मानते हैं और उसे दुर्गति के पंख से बचाने के साहित्यिक प्रयोजन की चर्चा में उन्होंने लिखा है कि समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर न रखकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का मुहताज ना हो, कोई किसी से वंचित ना हो, इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के एक गांव ओझवलिया में 1907 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। 1929 ईस्वी में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 ईस्वी में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इसी वर्ष शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ किया और रविन्द्रनाथ ठाकुर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए। 1950 ईस्वी में शांति निकेतन में ही रहे और 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के दशक में डायरेक्टर के पद पर रहे। इसके बाद क्रमशः काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वहां से सेवानिवृत्त होकर 1968 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर भी रहे। इसके बाद 1970 ईस्वी से 1972 तक हिंदी व्याकरण के मानवीयकरण के लिए गठित समिति के संयोजक के रूप में कार्यरत रहे। नागरिक विचारणी सभा, काशी के हस्तलेखों की खोज तथा साहित्य अकादमी से प्रकाशित नेशनल बिलियोग्राफी के निरीक्षण भी रहे। साहित्य सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे। 19 मई 1979 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों की विवेचना की। हिंदी साहित्य की समीक्षा में उन्होंने उन लोगों को महत्व दिया जो साहित्य की जनवादी परंपरा को मजबूत कर सकते थे। इतिहास के माध्यम से उन कमियों को पूरा किया जिन्हें पहले के इतिहासकार उपलब्धि मान रहे थे। अपने निबंधों से उन्होंने साहित्य में संस्कृति चिंतन को ठोस आधार प्रदान किया। इन निबंधों में व्याप्त सांस्कृतिक चेतना अभिजात वर्गीय सांस्कृतिक चेतना से अलग लोक चेतना के अधिक नजदीक हैं। वे निबंधों में गंभीर प्रश्नों को उठाते हैं और सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का
तथा आधारित शोध करते हुए आशावाद का अखंड संदेश देते हैं। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी की संस्कृत, बंगला, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं तथा संस्कृति, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में समान गति तथा गहरी रुचि थी। उन्होंने जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ, वैष्णव साहित्य का गहन अध्ययन किया। इनका योगदान भाषा की समृद्धि से साहित्य की समृद्धि तक फैला हुआ है और विभिन्न विचारों, मान्यताओं के संबंध में चेष्टा उनके साहित्य में समाहित है। अपने साहित्य में मुक्ति बोध, जिस संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा करते हैं, द्विवेदी जी उसे जीवित पुंज हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इनके आलोचनात्मक ग्रंथों को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, मृत्युंजयी रविंद्रनाथ और नाथ संप्रदाय। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की तरह युगों का या कालों का भी विभाजन किया है और इनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अशोक निबंध संग्रह है इनके, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व आदि। दोस्तों, इनकी संपादित कृतियां संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 11 खंडों में प्रकाशित हुआ है। फ्रेंड, अब तक हमने समझा इनका चरित्र। अब हम जानेंगे इनका निबंध, अशोक सार का निबंध सार, अशोक के फूल का निबंध सार। तो अशोक के फूल बहुपठित और बहुचर्चित व्यक्तित्व के धनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रकृति परक ललित निबंध है, किंतु यह निबंध अपने शीर्षक के अनुरूप प्राकृतिक सुषमा का महामंडन नहीं करता, बल्कि भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और उनकी समस्याओं का उन्मुक्त चित्रण करता है। वास्तव में अशोक के फूल एक ऐसा ललित निबंध है जिसमें एक ओर गुण गुंफित विचारों की अनुपम परंपरा है, तो दूसरी ओर निबंधकार की हार्दिक संवेदनशीलता है और तीसरी ओर कल्पना की स्वच्छंद उड़ान और मानसिक क्रीड़ा का विलास है। उसे कालिदास के युग में सामंती वैभव प्राप्त था। इसके बाद में मुसलमानी शासन काल में इसे साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। ईसवी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास इसे कामदेव, यक्ष, गांधर्व, सिद्ध, विद्याधर आदि आर्य व्यक्तियों के यहाँ बदनोत्सव के रूप में यथेष्ट सम्मान हासिल था। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। प्राचीन सभ्यता का लोप होते ही लोग अशोक को भूल गए। पहले अशोक वृक्ष की पूजा होती थी। महिलाएं संतान की कामना से उनकी परिक्रमा करती थीं, किंतु आज उसका स्थान भूत, भैरव, काली, दुर्गा, हुलका, पीर बाबा आदि ने ले लिया है। अशोक पीछे छूट गया है। कुछ भी हो, बीत गई सो बात गई। लेखक सामंती मूल्यों की तुलना में श्रमशील जगत से जोड़कर उससे महत्व को कम नहीं होने देता। अशोक का फूल बिना किसी स्वतंत्रांश और कुंठा के आज भी शीतल मंद सुगंध समीर का आलंबन पाकर मस्ती से झूम रहा है। अतः जिस प्रकार कालिदास ने अपने युग में अशोक को अपने काव्य का विषय बनाकर अपने ढंग से रस लिया था, उसी प्रकार हम भी वर्तमान युग में अपने ढंग से आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ललित निबंध में भारतीय माटी की सौंधी सुगंध विद्यमान है। अशोक के फूल निबंध में लिखा है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी
कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है और तब बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में भी उदास नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सकते थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो दोस्तों, यहाँ आज मैंने अशोक के फूल का सारांश, अशोक के फूल नामक निबंध का सारांश प्रस्तुत किया है। यदि आपको हमारा वीडियो